वेलकम टू टीआरएक्स साइंस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर करेंगे। तो एग्रीकल्चर अगर कृषि है ना, खेती बाड़ी के बारे में ओवरऑल पढ़ेंगे। तो भारत की टोटल जो जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या, उसका 65% भाग जो है वो कृषि पर निर्भर है पूरी तरह से। टोटली हम कृषि प्रधान देश है। इंडिया जो है वह कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर के बेसिस पे चलता है। हम जो हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी है वो कृषि पे आधारित है। इंडिया का 65% पॉपुलेशन जो है, 65% आबादी जो है वो कृषि पर, एग्रीकल्चर पर निर्भर है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मैं बात करूं कि कृषि कितने प्रकार का होता है, पहले नॉर्मल थोड़ा सा किस तरह से होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कृषि कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि मतलब कि तुमने कृषि भी कर लिया और जो टाइम बचा उसमें तुमने पशुपालन साथ में कर लिया। तो मिश्रित कृषि में तुम कृषि भी कर सकते हो साथ में पशुपालन। जैसे धान का खेत है कि जैसे अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे कि धान का खेत है तो धान के खेत को सबसे पहले तो पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे बरसात का मौसम आए तो जैसे खेत है कोई, जैसे कोई खेत है तो बरसात का मौसम आएगा, तुम क्या करोगे, इस खेत के कोने में छोटा सा तालाब खोद दोगे। छोटा सा तालाब खोदोगे, अभी क्या होगा, जो भी पानी बरसेगा वो इस तालाब में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसके ऊपर एक जाली सा बना दोगे और बहुत सारे बत्तख को पाल लोगे। बहुत सारे बत्तख को पाल लोगे, शाम के टाइम पे बत्तख को ऊपर डाल देंगे, इस जो तालाब बना है इसमें मछली डाल देंगे और साथ में इसी का पानी हम यूज करेंगे इसमें धान में पानी डालने के लिए। तो एक साथ हमने तीन काम किया। सबसे पहला काम हमने बतख पाल लिया और दूसरी बात जो हम मछली पाल रहे हैं, जो मछली होता है उसको हिलता डुलता पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मूव करने वाला स्टेबल पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें हम बतख भी छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, पानी को हिलाएगा डुलाएगा, जिससे मछली जिंदा रहेगी। ठीक है कि नहीं है। और इसके अलावा क्या बचो, यहाँ पे धान के लिए हम पानी भी दे रहे हैं। तो ऐसे कृषि को बोलते हैं मिश्रित कृषि, है ना, जिसमें कृषि भी कर रहे हो तुम, पशुपालन भी कर रहे हो। ठीक है, फिर आता हमारा जीवन निर्वहन कृषि। जनरली बिहार वगैरह क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो खेत हैं वो छोटे छोटे हैं। जब खेत किसान के पास छोटे छोटे हैं तो उन खेतों में सिर्फ इतना फसल उगा पाएगा जो उसके पूरे एक साल के लिए रिक्वायरमेंट मतलब यूज हो जाती है। उसके पास कोई फालतू एक्स्ट्रा अनाज नहीं बचता है जिसे वो मंडी में ले जाके बेचे। जिसे बोलते हैं जीवन निर्वहन कृषि, तो जीवन को निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो। थर्ड वन है ड्रॉप फार्मिंग। ड्रॉप फार्मिंग में ऐसे फसल आते हैं जिसको कि पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, पानी की छिड़काव करने की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली कहाँ क्या देखना, फ्लावर वगैरह देखने को मिलता है, फूल में इतनी पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ड्रॉप फार्मिंग इसको। फिर अगला है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है, जो पंजाब और हरियाणा वाला राज्य है वहां पे एक एक आदमी के पास कई बीघे जमीन है, कई बीघे जमीन है। वो क्या करता है, उसमें जैसे गेहूं बोते तो कई बीघे में गेहूं बो दिया। अब जब गेहूं होगा तो कई कुंटल गेहूं होगा, है ना, जो कि भाई उसे घर पे तो एक साल में कुछ क्विंटल ही रिक्वायरमेंट, 1 क्विंटल 2 क्विंटल रिक्वायरमेंट होगी। बाकी जो गेहूं बचा होगा वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है, ट्रक में लाद के और सारा मार्केट में दिया जाता है, मंडी में बेच देता है। इसे बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो इस तरह से कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने 4 भागों में बांटा है। मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि के साथ हम पशुपालन कर सकते हैं, है ना। दूसरा जीवन निर्वहन कृषि, ऐसा कृषि जो कि जीवन जीविका चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उतने जगह पे कृषि की जाती है जितने की हम खा सकते हैं पूरे साल में। फिर अगला ड्रॉप फार्मिंग, पानी का छिड़काव वाला है, जैसे फूल हो गया। ट्रक फार्मिंग की बात करें, बहुत बड़े खेत हैं उसमें तुमने किसी चीज को बो दिया और वो बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे ट्रक से भर के तुम्हें मंडी में बेचना होगा, ऐसा बोलते ट्रक। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये बिहार वगैरह जनरली देखने को मिलता है। और ये वाला जो है ये जनरली हरियाणा और पंजाब में। क्यों, क्योंकि हरियाणा जब हरित क्रांति आई थी तो चकबंदी हुआ था। चकबंदी मतलब बहुत सारे छोटे छोटे खेतों को मिला के एक बड़ा सा खेत बना देते थे। तो इसका जो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ मिला वो पंजाब को और हरियाणा वाले राज्य को मिला, पंजाब वाले राज्य को और हरियाणा वाले राज्य को। तो यहाँ पे तो चकबंदी पूरा हुआ, जो छोटे छोटे खेत थे उनको मिला के बड़ा कर दिया गया। लेकिन बिहार में ऐसा उतना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, इसीलिए पंजाब और हरियाणा के जो राज्य हैं उनके खेत बड़े हैं, एक आदमी के पास कई बीघे जमीन है। ठीक है, तो वहां पे ट्रक फार्मिंग होती है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मौसम के अकॉर्डिंग कि कौन से मौसम में कौन सा फसल होता है। इसके अकॉर्डिंग फसल देखेंगे तो फसल 3 प्रकार का होता है, जायद, खरीफ और रबी। जे के आर अगर याद रखोगे, जे के आर, जे मतलब जायद, के मतलब खरीफ और आर मतलब रबी। जायद, खरीफ और रबी। ठीक है, जो जायद होता है ये बहुत कम समय में हो जाता है, मतलब 1 महीने के अंदर में तैयार होके कट वट के यूज हो जाता है या फिर मंडी में चला जाता है। अप्रैल से मई के बीच में, अप्रैल महीने से लेके मई के बीच में, अप्रैल में बोया जाता है, मई में से काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, सब्जी वगैरह जितनी भी आती है, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककम्बर वगैरह, सारा का सारा जायद में आता है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा
खरीफ फसल, खरीफ ऐसे फसल होते हैं जिसमें पानी की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है ये कैसे फसल है जहाँ पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ये उस समय पे होगा जब बरसात बहुत ज्यादा होती है। कब होगा ये? जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में। ये वही सीजन है जब भारत में मानसून एंटर करता है पानी बरसाने के लिए। तो यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और कमाल की बात है कि भारत में इस टाइम पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में खरीफ की फसल होती है, यहाँ पे जल अधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं कौन कौन सा एग्जांपल है, तो सबसे अगर मैं पानी की रिक्वायरमेंट वाली बात करूं, सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की, वो चावल की चावल में रिक्वायरमेंट होती है। चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। अगर मैं इधर देखूं तो जो तिलहन वाला फसल है जिससे तेल निकलता है, तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, सोयाबीन हो गया, सूर्यमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, इन सबसे तेल निकलता है, ये तिलहन कहलाता है। फिर अगला देखो नगदी फसल, नगदी फसल में क्या है? कपास हो गया, कपास कॉटन वाला, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गई, ये इसे नगदी कैश क्रॉप बोलते हैं, नगदी फसल बोलते हैं। अगला है दलहन की बात करूं दाल वाला, तो अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सब खरीफ की फसल कहलाती है। बोई कब जाएंगी? जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर तक ये काट लिया जाता है। जो बाद में बोते हैं वो नवंबर तक भी काट लेते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा बच्चे रबी फसल। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो फसल होता है ये रबी का फसल होता है। यहाँ पे पानी की बहुत कम, ठंड का सीजन है, ठंड में वैसे ही पानी की कमी, पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, पानी बरसता भी कम है और इन फसलों को ऐसे फसल यहाँ पे बोए जाते हैं जहाँ पे पानी की कम पानी की कम रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल बताऊंगा तो कौन सा है? सबसे पहला जौ हो गया, पानी बो दो अपने आप ही होता जाएगा, एक बार पानी डाल दो फिर अपने आप ही ग्रो करता चला जाएगा। गेहूं हो गया, हम क्या करते हैं सीधा बो देते, एक बार पानी डाल दिया उसके बाद अपने आप ही पौधा ग्रो करने लगेगा। पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। गेहूं के साथ में हम सरसों भी कभी कभी बो देते हैं या सरसों अकेला भी बो देते हैं, ठीक है कि नहीं है। चना हो गया, मटर हो गया, है ना। अगर इधर लेकिन तीसी हो गया, अलसी हो गया, ये सब कब बोया जाता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोया जाता है। तो ये तीन तरीका था जो मौसम के अकॉर्डिंग कि कौन से मौसम में कौन सा फसल होता है। सबसे पहला हमारा जायद फसल, दूसरा खरीफ, तीसरा रबी। जायद बहुत कम समय के लिए, 1 महीने के लिए होता है। जो रबी होता है उसमें पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसे बोया और काटा जाता है, तैयार हो जाता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में। और बाकी जो रबी का है ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे फसल हैं कि जिसे हम नगदी फसल बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। ये मैं थोड़ा अलग क्लासिफिकेशन बता लो। नगदी फसल, कैश क्रॉप बोलते हैं, ये ऐसे फसल होते हैं जिससे हम सीधा कंपनी वगैरह को बेच देंगे और वहां से सीधा हमको कैश आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसे बोलते हैं कैश क्रॉप, नगदी फसल, जिसे हम अपने यूज के लिए नहीं बेचते हैं, जिसे हम किसी इंडस्ट्री में डाल देते हैं। सेकेंडरी, देखो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है। अभी एक चीज बता रहा हूं मैं, जो एग्रीकल्चर है, अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, है ना, तो इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तो वो होता है जहां प्राइमरी सेक्टर होता है मतलब जिसमें हम सीधा नेचर से कोई चीज प्राप्त करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, सीधा का सीधा तुमने कहां से प्राप्त किया? प्रकृति से चीजों को प्राप्त किया है। माइनिंग हो गया, है ना, खादान से निकलने वाला खनिज वनिज सीधा तुमने नेचर से प्राप्त किया है। और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें तुम क्या करते हो? इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाते हो, जैसे कि गेहूं प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है और गेहूं से फिर तुमने क्या करते हैं? आटा बना दिया, तो आटा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और टर्सरी सेक्टर में सेवा वगैरह आता है, सेवा सर्विस, जैसे कि मैं सेवा दे रहा हूँ, मेरा काम टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो काम को 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में। आगे देखो तो नगदी फसल, कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है ना। अब मैं इधर बताता हूँ नगदी फसल, कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप में सबसे पहला हमारा गन्ना। गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको कि हम कहा गन्ना प्राइमरी क्रॉप मतलब प्राइमरी क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है। गन्ने की खेती को प्राइमरी सेक्टर में रख देंगे हम, है ना। फिर इसको हम कहाँ पे भेज देते हैं? कंपनी में भेज देते हैं। फैक्ट्री जो होती है, शुगर मिल होता है, वहां पे भेज देते हैं, जहाँ पे प्रोसेसिंग होकर चीनी का फॉर्मेशन होता है, या फिर और जो भी यूज में आ जाते हैं, इंडस्ट्री के यूज में आते हैं। तो गन्ना हो गया। गन्ना एक ऐसा फसल है जो कि 10 महीने में तैयार होता है। ओवरऑल उसको 10 महीना चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं पहले नंबर पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसमें गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। गन्ने के उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे देखूंगा तो ब्राजील, ठीक है। अब गन्ने से चीनी बनता है, तो चीनी का साथ में देख लेते हैं। चीनी का बात करूंगा तो मध्य प्रदेश चीनी के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है। और अगर मैं बात करूं वैसे वर्ल्ड लेवल पे तो क्यूबा को चीनी का कटोरा बोलते हैं। किसी भी चीज को चीनी का कटोरा क्यों बोलते हैं? कहीं भी कोई चीज बहुत इजीली उत्पादित हो जाती है या जिसका प्रोडक्शन बहुत इजीली कहीं पे हो जाए उसे बोलते उसका कटोरा। तो क्यूबा में चीनी मतलब गन्ना बहुत इजीली उत्पादित हो जाता है और गन्ने से वहां चीनी की प्रोसेसिंग बहुत इजीली होती है, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा बोलते हैं।
फिर आगे हमारा है चाय। चाय टी जो है, ठीक है, इसका पत्ती यूज होता है, लीफ सबको पता है कि चाय पत्ती बोलते हैं जनरली, टी लीव्स, लीव्स इसका जनरली यूज होता है। इसके लीव्स में थीन नाम का थीन पाया जाता है, थीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है। और ये जो थीन होता है ये थकान को, टायर्डनेस को कम करता है, हमारे थकान को कम करता है, ठीक है कि नहीं है। कौन रहेगा सबसे आगे? तो सबसे पहला राज्य असम सबसे आगे रहता है और दूसरा है वेस्ट बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। चाय में वैसे पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम देखेंगे कहवा, कर्नाटक की बात, कहवा पाया जाएगा कर्नाटक में। कहवा मतलब कॉफी। कॉफी में सबको पता है कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कैफीन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कैफीन होता है इसके अंदर में। और कहवा का बीज जो होता है उसके बीज में कैफीन होता है, ठीक है। और कैफीन किसके लिए? नींद भगा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी नींद वगैरह आता है तो हम कॉफी अगर ले लेते हैं तो हमारी नींद गायब हो जाएगी, ठीक है। कर्नाटक सबसे पहला राज्य अग्रणी है कहवा की कॉफी के उत्पादन में, ठीक है। फिर अगला हमारे कपास। कपास के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि कपास के लिए काली मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। काली मिट्टी जो होता है वो काली मिट्टी जनरली महाराष्ट्र में देखा गया है। तो पहले कपास उत्पादन में महाराष्ट्र ही आगे था, लेकिन अभी गुजरात आगे है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। गुजरात पहले नंबर पे और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। कपास का भी बीज ही यूज होता है और इसमें कपास की खासियत ये है कि कपास को 200 दिन तक पानी की रिक्वायरमेंट, पानी नहीं डालना होता है 200 दिन तक, है ना। पानी अगर चला गया तो कपास का फसल खराब हो जाता है। कपास क्योंकि सफेद सफेद है। और इंडस्ट्री में अगर भारत के कंपनी में सब देखेंगे सबसे ज्यादा भारत में किस चीज की कंपनी है तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा आगे है भारत में। इसलिए इसको गोल्डन राइस, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, है ना। सफेद सोना भी बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं कपास को। क्यों? क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी भी किस पे मोस्टली जो है सूती वस्त्र पे। क्यों? कपड़े तो सभी को पहनने, तो पूरा का पूरा देश का जो सिस्टम है ना किस पे? सूती वस्त्र पे टिका हुआ है और बाकी आयरन वगैरह पे भी है। फिर अगला हमारा है जूट। जूट पटसन जिसको बोलते हैं, जिसकी जनरली रस्सी बनती है, खाट को बिनने वाली रस्सी, जूट पटसन। इसका तना जो पौधा होता है, पौधे के तने से हम रस्सी बनाते हैं। तने को पानी में भिगो देते हैं और फिर उसको रोड पे रख देते हैं जनरली। और रोड पे जब जो गाड़ी वगैरह है उसको बिल्कुल दबा के सॉफ्ट कर देती है, फिर उसका हम रस्सी वगैरह बना लेते हैं। तना यूज होता है, इससे बोरा बनता है, सुतरी बनता है, खाट बिनने वाला रस्सी बनता है, बोल सकते हो तुम, ठीक है। इसे हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर धागा ही तो होता है, रस्सी तो होता है, गोल्डन कलर का होता है, तो गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। सबसे आगे जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पे सबसे आगे कौन सा देश है तो वो बांग्लादेश है, ठीक है। और बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल है, इसलिए वेस्ट बंगाल सबसे आगे है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा अभी कृषि का था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। हमारा टॉपिक है चावल। एक एक फसल देख रहे हैं। तो चावल है, चावल उत्पादन में सबसे पहला राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल है ना। सबसे अग्रणी राज्य चावल उत्पादन करने में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा बोलते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को इसलिए बोलते हैं क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे धान की वैरायटी उत्पन्न की जा सकती है और इजीली तरीके से उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। अगर दक्षिण भारत का धान का कटोरा बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश, जो भारत का निचला इलाका है उसमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे है धान उत्पादन करने में। राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। जनरली विटामिन बी की कमी हमें चावल से पूरा होता है और चावल में उनको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा का सेंस क्या है? 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड हमारा गेहूं है। यहाँ पे पानी की कम रिक्वायरमेंट होगी और गेहूं, जैसे गेहूं का नाम आता है तो यूपी का नाम आना चाहिए दिमाग में कि यूपी सबसे आगे है गेहूं और जौ के उत्पादन में, ठीक है। तो गेहूं उत्पादन में यूपी सबसे आगे पहला राज्य है, जौ के उत्पादन में भी यूपी सबसे पहला राज्य है। बाजरा राजस्थान में बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्यों? कम पानी की रिक्वायरमेंट बाजरा में भी होती है। दलहन में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, दाल की जितनी भी किस्में होती हैं मध्य प्रदेश में दाल की बहुत सारी किस्में पाई जाती है। दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे ही आगे है। फिर अगर बात करूं मक्का, तो मक्का उत्पादन में मक्का को मेज बोलते हैं, कर्नाटक सबसे आगे है। और मक्का एक ऐसा क्रॉप है जिससे हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं। बहुत सारे मक्का से बहुत वैरायटी की चीजों को बना सकते हैं, जिसे हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। पैकेट में डाल के जो हम बेचते हैं चीजों को, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसका मतलब है कि मक्का को हम सीधा इंडस्ट्री में भेज सकते हैं। आगे मक्के पे जो फूल लगता है उभयलिंगी फूल होता है, नर और मादा एक ही फूल पे पाया जाता है। फिर आगे देखो बच्चों, रबड़ उत्पादन की बात करेंगे तो रबड़ उत्पादन के लिए हमको 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, वो भी मूसलाधार। मीन्स देखो चावल उत्पादन के लिए कहां 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा की रिक्वायरमेंट थी, जबकि रबड़ उत्पादन के लिए 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और वो भी मूसलाधार वर्षा चाहिए। और मूसलाधार वर्षा की जब मैं बात करूंगा तो मूसलाधार वर्षा वो निचले वाले भाग पे होगा। मानसून यहाँ से जाएगा तो वो निचले वाले भाग पे ही मूसलाधार वर्षा हो सकता है। तो केरल सबसे पहले नंबर पे होगा। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में तो वर्ल्ड में मलेशिया सबसे पहले नंबर पे है रबड़ उत्पादन में।
ठीक है कि नहीं। रबड़ का क्या यूज होता है, लेटेक्स। हम क्या करते हैं, जो पेड़ होता है उस पेड़ पे इंसिजन लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, और कट से एक लेटेक्स गम निकलता रहता है जिसे हम कलेक्ट करके रबड़ बनाते हैं, ठीक है। फिर उसमें सल्फर मिला के उसको तन्यता को बढ़ा बल्कनीकरण बोलते हैं, वो खींचने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तंबाकू उत्पादन की बात करेंगे तो तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है आगे। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है। अगर मैं बात करूं तंबाकू उत्पादन हरित क्रांति, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हरित क्रांति, ग्रीन इवोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का ग्रीन इवोल्यूशन, है ना। ग्रीन इवोल्यूशन का जनक अगर हम बोलेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है ग्रीन इवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन इवोल्यूशन, ठीक है। मैक्सिको के रहने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग और अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। मैक्सिको के रहने वाले थे और अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। विलियम गार्ड इन्होंने ग्रीन इवोल्यूशन इसको नाम दिया था, हरित क्रांति को ग्रीन इवोल्यूशन इन्होंने बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि जहां 120 इन्होंने क्या डेवलप किया था, HYV हाई यील्ड वैरायटी किस्म की बीजों को, है ना, उन्नत उच्च उत्पादकता या उन्नत किस्म की बीजों का इन्होंने उत्पादन बनाया, जिससे कि उन्होंने खेतों में जब HYV प्रकार के बीज इन्होंने खेतों में बोया तो देखा जहां 120 टन गेहूं था वहां 170 टन गेहूं उग रहा था, है ना। तो गेहूं की इतना ज्यादा पैदावार हो गया जिसे बोला ग्रीन इवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है। अच्छा, भारत में लाने वाले कौन थे, तो भारत में 1960 का दशक था जब भारत में बहुत ज्यादा सूखा वगैरह पड़ गया, भारत में अकाली सी होगी, मतलब हमारे पास इतना 1960 से पहले का जो दशक था वहां पे हम इतने काबिल नहीं होते थे कि हम अपना खुद ही अपने पूरे देशवासियों का पेट भर सके। हमें आयात करना होता था, दूसरे देशों से हमको मंगाना पड़ता था क्रॉप्स, मतलब गेहूं को, धान को, अलग अलग चीजों को। लेकिन जब 1960 और 65 के दौरान जब हरित क्रांति हुआ हमारे देश में, 1960 और 65 में हमारे देश में लाने वाले हैं एस स्वामीनाथन। भारत में अगर बोलेंगे इंडिया में ग्रीन इवोल्यूशन के फादर कौन है, तो एस स्वामीनाथन, क्योंकि भारत में यही लेके आए थे, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा कौन से राज्य में पड़ा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसीलिए ग्रीन इवोल्यूशन के कारण ही कृषि के क्षेत्र में तुम देखोगे तो पंजाब, यूपी, हरियाणा ये सबसे आगे है। किसान आंदोलन में कृषि से सबसे ज्यादा किसी राज्य को फायदा हुआ है तो पंजाब को, यूपी को और हरियाणा को। सबसे ज्यादा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, ठीक है। इसलिए जो कृषि आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उसपे पंजाब और यूपी और हरियाणा वाले जो किसान है वो सबसे ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं, बाकी किसान नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रीन इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, जनरली पंजाब, यूपी और हरियाणा में। गेहूं की इससे ग्रीन इवोल्यूशन से गेहूं का पैदावार भी क्या हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल है हमारा एग्रीकल्चर के बारे में।